हेलो बच्चों, एक बार फिर से मेरे क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं भौगोलिक खोज पर। इस पर 2 क्लास हमारा हो चुका है। आप लोग देखे होंगे पीछे हम इसका 2 क्लास हम ले चुके हैं। वहाँ पर आप पहला क्लास हमारा था भौगोलिक खोज के परिमाण पर। भौगोलिक खोज क्या है, पहला चैप्टर हमारा 9th का ये। और इसमें भौगोलिक खोज दूसरा भी क्लास हम ले चुके हैं भौगोलिक खोज में। आज हमारा 3rd क्लास है और लास्ट है। इसमें हमारा सारा भौगोलिक खोज कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि भौगोलिक खोज के परिणाम क्या थे। पिछले क्लास में भौगोलिक खोज क्या है, उसे क्या हानियाँ लाभ, ये सब पढ़ चुके हैं। अब इसका परिमाण क्या है आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। परिमाण के अलावा उपनिवेश साम्राज्य का विकास कैसे हुआ, वाणिज्य का विकास कैसे हुआ, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। आइए समझते हैं भौगोलिक। आइए तो समझते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए कि जब नए नए देशों की खोज हुआ ना, जब नए नए देशों का खोज हुआ तो नए नए देश नए नए व्यापार लेकर आगे बढ़े। जिसे व्यापार शुरू करना किसका था, यूरोपीय देशवासियों के। तो इससे यूरोप की जो व्यापारिक व्यवस्था थी उसमें क्रांतिकारी आया। इससे क्या हुआ, क्रांति कैसे, भौगोलिक खोज से। भौगोलिक खोज होने के कारण रास्ता मार्ग इस संचार खोज होने के कारण व्यापार तेजी से बढ़ने लगे। जो लोग अपने आसपास के एरिया में सामानों को बेचा करते थे वो अब काफ़ी दूर दूर जाकर सामान बेचते थे। वहाँ से वो कच्चे सामग्री को लाते थे अपने देश में, फिर पुनः उसे निर्माण कर सामान के वस्तुएं के रूप में फिर पुनः बेचा करते। इससे मतलब भौगोलिक खोज के बाद हमारी जो व्यवस्थाएँ थी वहाँ पर, यूरोप की जो व्यवस्थाएँ थी उसमें काफ़ी परिवर्तन आया। वहाँ के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे सारे क्षेत्र के व्यापार में परिवर्तन है, सारे क्षेत्र के व्यापार अच्छे से बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। उपनिवेश के आर्थिक शोषण, उपनिवेशों के द्वारा आर्थिक शोषण, उपनिवेश बनाए थे। पिछले क्लास में आप लोग नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर, वहाँ से देख लीजिएगा। पिछले क्लास में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक उपनिवेश समझाए थे। उपनिवेश क्या होता है, किसी देश के द्वारा किसी देश या किसी के ऊपर शासन करना, वो उपनिवेश कहलाता है। तो उपनिवेश के यानी जो उपनिवेश बने थे, जैसे अमेरिका हुआ या छोटे छोटे बहुत सारे, हमारा देश भी उपनिवेश था। उपनिवेश आर्थिक शोषण से यूरोपीय देशों में समृद्धि होने लगी। उपनिवेश वहाँ पर भी अपना राज्य जमा लिया। जैसे अमेरिका जो हो गया तो वहाँ पर यूरोप वासियों का राज्य जम गया था। वहाँ पर यूरोप वासी वहाँ पर शासन करने लगे थे और उनकी शासन व्यवस्था के कारण वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में धन को उठाकर अपने देश ले जाते थे। यानी कि वहाँ से लूटपाट करके अपने आर्थिक व्यवस्था को सुधार करते थे। ठीक है, व्यापार चरम सीमा पर पहुंच गई। आपको बताए थे कि व्यापार जो भौगोलिक खोज के बाद जो व्यापार थी, व्यापार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला। लोग पहले अपने आसपास के क्षेत्रों में वस्तुएं बेचा करते थे, अब काफ़ी दूर दूर जाकर वस्तुएं बेचने लगे। तो इससे व्यापार में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई। मुद्रा व्यवस्था, मुद्रा का व्यवस्था विकास हुआ। पहले मुद्रा नहीं था। मुद्रा कैसे लोग व्यापार करते थे, तो अलग अलग तरीक़ा से, जैसे मान लीजिए कि चावल या गेहूँ जो भी हो उसे देकर या किसी एक वस्तु को देकर दूसरा वस्तु खरीद लिया करते। किसी को एक वस्तु का जरूरत है, जैसे मान लीजिए कि हमें कोई वस्तु की जरूरत है, जैसे मार्कर की जरूरत है, मेरे पास में कोई और वस्तु है, तो हम वस्तु को देकर उसके बदले में मार्कर ले लेंगे। तो इस व्यवस्था, ऐसी व्यवस्थाएं थी। वहाँ से ये लोग क्या किए कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती थी कि एक चीज़ को उठाकर लेकर जाना, वहाँ पर देना, वहाँ से वापस लेकर आना, जिससे लेना है उसको इस चीज़ की ज़रूरत है कि ना है या नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो इसको दूर करने के लिए मुद्रा की व्यवस्था लाया गया, मुद्रा की व्यवस्था अपनाया गया। मुद्रा की व्यवस्था आते ही वहाँ पर व्यापार में और ज़्यादा क्रांतिकारी हुई, और ज़्यादा व्यापार में परिवर्तन हुआ और व्यापार तेजी से बढ़े। क्योंकि अब क्या था कि केवल वस्तुएं के तुलना में मुद्रा लेकर जाना था, मुद्रा लेकर जाकर वहाँ से वस्तुएं लाना था। ठीक है, हुंडी ध्यान दीजिएगा। हुंडी क्या होता है, तो हुंडी एक साख पत्र जैसा होता था। जैसे मान लीजिए कोई लोन लेता है ना, तो कोई लोन लेता था तो उसे व्यापार के द्वारा या किसी जो भी देता है उसके द्वारा एक पत्र लिख कर दे दिया जाता था कि लो भाई कि आपका लोन इतना हमसे लिए हैं, सिग्नेचर साइन ऑन करके, उसे हुंडी बोला जाता है। ठीक है, ऋण पत्र भी बोला जाता है। व्यापारिक साख का विकास, इन सब चीज़ों का तेज़ी से विकास हुआ कि कोई मान लीजिए कि लोन लेता है, यदि वह उस चीज़ को नहीं दिया तो क्या होगा, कह देगा हम हमें नहीं दिए। तो इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री जैसा बना लिया जाता था, उसमें उसी को हम हुंडी बोलते थे या ऋण पत्र बोलते थे, जो सबूत के तौर पर रखा जाता था। ठीक है,
व्यापार और स्थानीय रूप से वैश्विक रूप, ध्यान दीजिएगा। व्यापार स्थानीय रूप से क्या होगा इसे, वैश्विक रूप। वैश्विक माने का पूरे विश्व में फैल गई। पहले व्यापार क्या थी, पहले व्यापार कहाँ होते थे, पहले व्यापार स्थानीय क्षेत्र पर होते थे, अपने आसपास। जैसे मान लीजिए हमारा गांव है तो हम अपने गांव के आसपास क्षेत्रों में व्यापार किया करते थे। लेकिन भौगोलिक खोज हो जाने के बाद यह व्यापार पूरा विश्व में फैल गया। लोग एक देश से दूसरे काफ़ी दूर दूर देशों तक व्यापार करने चले जाते थे। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। ठीक है, खोज से पहले व्यापार होता था भूमध्य सागर से लेकर बाल्टिक महासागर तक। खोज अभी नहीं हुआ था भौगोलिक खोज, तो भूमध्य सागर से अधिक जाता था क्या, बाल्टिक महासागर तक। ठीक है, लेकिन बाद में जब भौगोलिक खोज हो गया, मार्ग का खोज, समुद्री मार्गों का खोज हो गया, तो यह व्यापार अटलांटिक हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक पहुँच गया। ठीक है, लोग तेजी से मतलब अधिक दूर दूर जाकर अपने वस्तुएं बेचने लगे। ठीक है, आया समझ में। व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा बना, भौगोलिक खोज के बाद में व्यापार का प्रमुख केंद्र बना पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प आदि बड़े बड़े जो शहर थे ना, वो क्या बने, व्यापार का प्रमुख केंद्र बने। यहाँ पर व्यापार की व्यापार मतलब चारों तरफ से वो छोटे छोटे वस्तुओं को खरीद कर लाकर या कम मात्रा में वस्तुओं को खरीद कर लाकर एकत्र करना और यहाँ से किसी देश के लिए वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट करना, भेजना। ठीक है, ये प्रमुख केंद्र बनाया गया। ठीक है, फ्रांस में भी इसका प्रभाव पड़ा, फ्रांस में भी व्यापार का प्रभाव पड़ा, इन सब चीज़ों का प्रभाव फ्रांस में भी पड़ा, फ्रांस में व्यापार को अपनाया। ठीक है, कालांतर में विशाल साम्राज्य को संभालने में, ध्यान दीजिएगा, आगे चलकर कालांतर में बहुत बड़ी विशाल सेना को, साम्राज्य को संभालने के चक्कर में स्पेन और जो पुर्तगाल था, बड़े पूरे विश्व के मतलब स्तर पर ये अपने साम्राज्य को संभालने के चक्कर में ये जो पहले इसका क्या था, अपने क्षेत्र पर कब्जा था, अब बाद में चलकर पूरे साम्राज्य पर कब्जा होगा। तो यह पूरे विश्व के साम्राज्य को संभालने के चक्कर में ये अपना जो है ना, इसमें निमग्न हो गया, मतलब मग्न हो गया, अपना उसमें लीन हो गया और जो अपना व्यवस्था है, अपना साम्राज्य है, उसे खो दिया। ध्यान दीजिएगा, स्पेन और पुर्तगाल की एक साम्राज्य था, अपना साम्राज्य था, इसके अलावा वो हर जगह राज्य किया करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि अदर जगह के जो राज्य थे उस साम्राज्य को संभालने के चक्कर में जो अपना खुद का साम्राज्य था उस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर धीरे धीरे लोग इधर उधर विचलित होते गए और अंत में अपना साम्राज्य खो दिया। ठीक है, अमेरिका से ध्यान दीजिएगा, अमेरिका से सोना चांदी ये सारी चीज़ को लूट कर यूरोपवासी लाते थे अपने यहाँ, उसे अपने अर्थव्यवस्था को चलाते थे। ध्यान समझिएगा कि अमेरिका से सोना चांदी ये सारी वस्तुओं को लूट कर लाकर अपने आर्थिक व्यवस्था को संभालते थे। क्यों, ये यूरोपवासी है। ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोप की अर्थव्यवस्था 80 वर्ष केवल चांदी पर चला था। याद रखिएगा, चांदी पर निर्भर रहा 80 वर्ष तक। यानी जब अमेरिका से चांदी लूट कर लाया गया तो उसे 80 वर्ष वहाँ की अर्थव्यवस्था चली, वहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसे वहाँ के लोग 80 वर्ष खाए। मतलब एक चांदी लूट कर लाए तो एक बार में वह 80 वर्ष तक ले खाते रहे। ठीक है, जिससे क्या हुआ, मुद्रा स्फीति का स्थिति उत्पन्न हुई। अब वे समझे कि यह तो ख़त्म होगा नहीं, यह हमारे लिए एकदम, आज हम जब जितना दिन हम खाएंगे उतना दिन, जैसे हमारे बचपन में नहीं कहते हैं गुल्लर का फूल, पता नहीं क्या होता है, गुल्लर का फूल उसमें गिर गया कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा, इसे सोचते थे। अब इसके कारण क्या हुआ, वहाँ पर मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई, मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। इससे जाकर यूरोप को इसका काफ़ी हर्जाना भरना पड़ा, काफ़ी इसका हानि उठाना पड़ा आराम से खाने का। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला, औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास कैसे हुआ। उपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास कैसे हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, उपनिवेशिक साम्राज्य में व्यक्ति की जगह संगठित व्यापारी ले लिए। जो पहले छोटे स्तर पर व्यक्तियों खरीद बिक्री करते थे, छोटे व्यापारी हुआ करते थे, अब क्या हुआ कि वहाँ पर इन चीज़ों को संगठित व्यापारी ले लिए। बहुत व्यापारी मिलकर एक बड़ी कंपनी का निर्माण कर दिए। वहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि घर पर अपने या आसपास कहीं पर भी छोटा मोटा जितना भी हो सके, जितना भी वस्तु बनाया जा सके उतना वस्तु बनाया जाता था और उसे ले जाकर ट्रांसफर बेच दिया जाता था डायरेक्ट। अब यहाँ पर क्या किया गया ना कि क्या कहा गया कि एक उसमें कोई हेड हो गया।
ठीक है, कोई हेड व्यापारी बन गया, और वहाँ पर ऐसे नियम लगाए गए कि आप लोग जितने भी छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं, आप लोग इतने दूर दूर सामान बेचने क्यों जाइएगा, आप लोग ऐसा कीजिए कि अपना सामान हम ही को ही दे दीजिए, बेच दीजिए, ठीक है। अब ये लोग उनसे लेकर सामान को एकत्र किए, कंपनी बना लिए और सारी चीज़ को वहाँ पर रखा गया, उसे एकत्र किया गया और उस चीज़ को बेचा गया। अब बड़ी कंपनी के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिया गया किसी दूसरे देश में। वहाँ पर जब ये दूसरे देश में पहुँचा तो वहाँ के जो छोटे छोटे व्यापारी थे उनको दे दिए गए कि लीजिए भैया आप इसे ले जाकर सबके घरों तक या दुकानों तक पहुँचा दीजिए। ऐसे स्थिति बनाई गई, ऐसे उपनिवेशी साम्राज्यों का विकास हुआ, ठीक है। कंपनियों ने व्यापार का संचालन किया, कंपनी बना, कंपनी से व्यापार किया जाए, जैसे कि इंग्लैंड में, हॉलैंड में, स्वीडन में, डेनमार्क में, फ्रांस में नई नई कंपनियों की स्थापना की गई। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क आदि में बड़े बड़े शहरों में कंपनी बनाई गई, वहाँ से वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट किया गया, ठीक है। कुछ व्यापारियों के द्वारा, कुछ राज्यों के द्वारा, कुछ जो धनी मनी व्यापारी थे पैसे रुपये वाला, उनके द्वारा कुछ संगठित किया गया, तब कुछ राज्य के द्वारा, जो कुछ वहाँ की जो राज्य सरकार थी, राज्य के सरकार के द्वारा कुछ चीज़ को संगठित किया गया, ठीक है। आगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा द्वीप में भी उपनिवेश में बस्तियाँ बनाई गई। ध्यान समझिएगा, आगे चलकर क्या किया गया कि जो उपनिवेश थे, आगे चलकर अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में जो उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों में क्या किया बस्तियाँ बनाई गई, छोटे छोटे स्तर पर उसे बांट दिया गया, बस्ती के रूप में बनाया गया, ठीक है। उपनिवेश का स्थापित क्या पुर्तगाल और स्पेन 16वीं सदी में किया था और 17वीं सदी में फ्रांस किया था। ये याद रखिएगा, अलग से क्वेश्चन इसे हम लिखते हैं। उपनिवेश का स्थापना किसने, पुर्तगाल और स्पेन ने 16वीं सदी में कर दी थी और फ्रांस 17वीं सदी में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला हम टॉपिक देखते हैं, वाणिज्यवाद का विकास। वाणिज्यवाद का विकास क्या हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, वाणिज्यवाद का विकास, इसके बाद आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। इसके बाद में क्या हुआ, पूंजीवादी लोगों का जन्म हुआ। पूंजीवादी लोग बताए धनी मनी लोग, तो उसमें से मध्य का लोग भी निकल कर आपको ये समझा चुके हैं पिछले क्लास में। ध्यान समझिएगा, वाणिज्य के विकास में क्या हुआ कि आधुनिक पूंजीवादियों का जन्म हुआ, ठीक है। आधुनिक पूंजीवादियों के बाद में सोने की जो महत्ता थी, सोने की महत्ता ने यूरोप का ध्यान आकर्षित किया। और यूरोप क्या किया कि आधुनिक में देखा कि बहुत सारे, जहाँ पर बहुत सारे सोना रहता था, उस सोना की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया, उसे हम लूट कर अपने देश में लाए, अपने देश के आर्थिक व्यवस्था को सुधारे, अपने देश की आमदनी को सुधारे। तो उस चीज़ों को वहाँ से मतलब इसका ध्यान सोना की तरफ अब आकर्षित हुआ। यहाँ पर चांदी से काम चला, आप सोचा कि सोना लाएंगे तो 80 बरस हुआ था, उसमें 120 बरस तक हमारा साम्राज्य चल जाएगा। चलिए यह बस कॉमिक, ठीक है। सोने की महत्ता यूरोप की ओर ध्यान अपना आकर्षित किया, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने चांदी में लूट मच गया। और ध्यान दीजिए, इसके देख से ध्यान दीजिएगा, इसके देख से जब ये सोने की तरफ इसका ध्यान आकर्षित हुआ, तो इसके देश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी और भी देश थे, वो सबके अंदर सोने चांदी को लेकर लूटपाट मच गई और इसका भंडारण किया जाने लगा। व्यापारी जो बड़े बड़े थे वह क्या करने लगे, सोने चांदी को लूट लाट कर इकट्ठा पर भंडारण करने लगे, उसे रखने लगे। मतलब ऐसे हुआ कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी लूट मच गई। इसका भंडारण होने के कारण अब यहाँ पर क्या आर्थिक स्थिति में फिर प्रॉब्लम आएगी। मान लीजिए कि आप ऐसे ही सोचिए कि बहुत ज़्यादा सोना चांदी हमारे पास है, हर चीज़ है, ठीक है, हर व्यवस्था है, लेकिन खाने के लिए अनाज नहीं है, ठीक है। सब समझिए, वो उसे खरीदने पर भी आपको नहीं मिल रहा है। तो सोने चांदी किसी भी काम का है, या रुपये जो भी है आपके पास किसी भी काम का है, कोई काम नहीं कर सकता। वो तभी काम करेगा जब हमारे पास कुछ खाने के लिए रहे, अनाज रहे, ठीक है। वह सबसे महंगा सोना उसी को मानेंगे हम जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे जीवन के लिए का भोजन, ठीक है। भोजन के अलावा भोजन जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम भोजन के लिए ही सब सारा काम करते हैं, सोने चांदी से नहीं। मान लीजिए कि सोने चांदी हमारे पास रहेगा, ठीक है, तो हम उसे मान लीजिए बेचकर खरीद कर खा सकते हैं, लेकिन बेचने या खरीदने पर भी ना मिले तो वहाँ पर कि जहाँ से हम खरीद रहे हैं वहाँ पर आएगा कहाँ से, हम ही लोग ना उसे देंगे, हम ही लोग उपजाएंगे उसे, वहाँ पर जाएगा तो फिर वह खरीदेंगे। जब ये नहीं होगा तो इस चीज़ की महत्ता घट जाएगी। अब ये लोग सोने चांदी का लूटपाट करके इसे भंडारण करके क्या करेंगे, इससे कोई लाभ नहीं, ठीक है। सबसे आगे कौन गया था अग्रणी में, स्पेन गया था, याद रखिएगा। लूटपाट करने में सबसे आगे स्पेन, और सबसे आगे स्पेन, ध्यान दीजिएगा, सबसे खतरनाक है ये। अब आते समझते हैं ईसाई धर्म में पश्चिमी सभ्यता का प्रचार कैसे हुआ, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए इन सब के साथ यूरोप की सभ्यता,
यूरोप की जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, धर्म था, साहित्य था, इनका भी प्रचार किया गया। यानी जो व्यापारी जाते थे अपनी सभ्यता का, अपने धर्म का उपनिवेशों में प्रचार करते थे कि हमारा धर्म ऐसा, हमारी सभ्यता ऐसा, ऐसे सारी चीज़ का प्रचार करते थे। ठीक है, भौगोलिक खोज में धर्म का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। धर्म के नाम पर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहाँ पर अपने धर्म का प्रचार किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया। याद रखिएगा, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के जो दुर्गम स्थल थे उन पर भी इसका प्रचार किया गया। धन के लालच में धर्मांतरण किया गया। तो धर्मांतर का अर्थ क्या होता है कि धर्म का परिवर्तन, धन के लालच में धर्म का परिवर्तन लोग करने लगे कि धन के यहाँ पर अपने धर्म के प्रचार करने के लिए लालच दिया गया लोगों को कि नहीं इतना पैसा, वैसे ऐसे सब लालच दिया गया कि धर्म का परिवर्तन करें। तो लोग अपना धर्म का परिवर्तन करने लगे, किस में? धन के लालच में। और ज्ञान में भी आगे चल के वृद्धि हुए, वैज्ञानिक प्रथा का भी प्रचार हुआ। ये सारे चीज़ हमारे भौगोलिक सभ्यता के बाद हुआ, यानी कि भौगोलिक सभ्यता। चलिए, तो लाइट भी चली गई है और ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ तक हमारा था ये भौगोलिक प्रचार। ठीक है, तो यहाँ तक